अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू इजी मेडिक। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो कि प्रिपेयर करता है ओवरीज को फॉर द रिलीज ऑफ एग या ओव्यूलेशन के लिए और प्रिपेयर करता है यूट्रस को फॉर द पॉसिबल प्रेगनेंसी। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम दो साइकिल्स के अंदर डिवाइड करते हैं, सब साइकिल्स भी कह सकते हैं, ओवेरियन साइकिल और यूट्रीन साइकिल। ओवेरियन साइकिल इज कंसर्न विद द रिलीज ऑफ एग इन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवरीज होती हैं वो रिलीज करती हैं एक एग इन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ओवेरियन साइकिल इज कंसर्न विद द ओव्यूलेशन और यूट्रीन साइकिल जो कि प्रिपेयर करता है यूट्रस को फॉर द पॉसिबल प्रेगनेंसी। अगर फर्टिलाइजेशन होती है और प्रेगनेंसी होती है तो उस सूरत के अंदर यूट्रीन साइकिल प्रिपेयर करता है यूट्रस की लाइनिंग को फॉर द पॉसिबल प्रेगनेंसी। सो इस वीडियो के अंदर मेनली हम डिस्कस करेंगे ओवेरियन साइकिल को एंड द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द यूट्रीन साइकिल। अच्छा, ये दोनों साइकिल्स हैं, यूट्रीन साइकिल ओवेरियन साइकिल, ये इंटरकनेक्टेड और सिंक्रोनाइज प्रोसेस है। एट द सेम टाइम ओवरीज के अंदर ओवेरियन साइकिल हो रहा होता है और इन द सेम टाइम यूट्रस के अंदर यूट्रीन साइकिल चल रहा होता है। सो ओवेरियन साइकिल को हम अभी डिस्कस करते हैं। ओवेरियन साइकिल के 3 फेजेस होते हैं। फॉलिकुलर फेज, ठीक, 3 फेजेस होते हैं। फॉलिकुलर फेज, सेकेंड ओव्यूलेशन और तीसरा ल्यूटियल फेज। ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होते हैं फीमेल के अंदर, ये स्टार्ट होते हैं एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। फीमेल प्यूबर्टी को पहुंच जाती है एट द एज ऑफ 8 to 13। एवरेज में अगर हम देखें 8 से 13 ईयर्स की एज में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल्स स्टार्ट हो जाते हैं इन द फीमेल्स। सो जब फीमेल प्यूबर्टी को पहुंच जाती है तो क्या होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ न्यूक्लियस के बंडल्स प्रेजेंट हैं। न्यूक्लियस के बंडल, उन बंडल्स को हम कहते हैं आर्कुएट न्यूक्लियस। ठीक, ये हमारे पास आर्कुएट न्यूक्लियस है और आर्कुएट न्यूक्लियस रिलीज करवाता है हाइपोथैलेमस का न्यूरॉन्स हैं जो कि रिलीज करवाते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इन टर्न जाकर एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। 2 पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास, एक पोस्टीरियर एक एंटीरियर। तो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जाकर एक्ट करता है ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड देन इन टर्न प्रोडक्शन करवाते हैं 2 टाइप्स के हार्मोन्स की, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH दैट इज ल्यूटनाइजिंग हार्मोन। तो जब प्यूबर्टी को पहुंच जाती है कोई फीमेल तो ये वाले जो हार्मोन्स हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स एक्ट करता है ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और रिलीज करवाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटनाइजिंग हार्मोन। ये वाले जो हार्मोन्स होते हैं ये बिफोर द प्यूबर्टी भी रिलीज हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर फीमेल की, लेकिन बहुत लिटिल अमाउंट के अंदर। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी रीच हो जा प्यूबर्टी को पहुंच जाती है फीमेल, इस टाइम ये इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और ये इंटर्न आकर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर एक्ट करते हैं ना। ठीक है, तो अगर हमें ये पता हो कि जो मेल के अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन है वो रेगुलरली होती रहती है, लेकिन फीमेल के अंदर अपोजिट है कि जितने भी फीमेल के अंदर oocytes की प्रोडक्शन होती है और मेल के अंदर स्पर्म्स की, तो फीमेल के अंदर जितने भी oocytes या एग कहते हैं हमें, जिन्हें जितने भी बनने होते हैं थ्रू आउट इस लाइफ, वो सारे उसकी इंट्रा यूट्रीन लाइफ के अंदर ही बन चुके होते हैं। मीन्स कि अगर फीमेल की अभी बर्थ भी नहीं होती उससे पहले ही जितने भी oocytes होते हैं उनकी फॉर्मेशन हो गई होती है। अगर आपने मियोसिस पढ़ा है तो हमें ये पता है मियोसिस के अंदर कि जो स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स हैं फॉर द oocytes, उन्हें हम कहते हैं oogonia। oogonia स्टेम सेल्स हैं, ठीक है, फीमेल के oocytes के। oogonia माइटोटिकली, माइटोसिस के जरिए स्टेम सेल जितने भी वो माइटोसिस के जरिए डिवाइड करते हैं। अगर वो सेक्स सेल्स के भी जो स्टेम सेल्स होते हैं वो भी माइटोसिस के जरिए डिवाइड करते हैं। तो oogonia डिवाइड करता है थ्रू द माइटोसिस और फॉर्म करता है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocytes होते हैं वो इंटर करते हैं इनटू द मियोसिस 1। मियोसिस 1 के एंड पर हमें मिलता है सेकेंडरी oocyte और सेकेंडरी oocyte इंटर करता है इनटू द मियोसिस 2 और मियोसिस 2 के बाद हमें एक oocyte मिलता है, वो आफ्टर एक oocyte मिलता है, वो मेच्योर होकर एक एग की फॉर्मेशन करवाता है। तो जितने भी oogonia होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर, ओवरीज के अंदर, वो डिवाइड कर चुके होते हैं माइटोटिकली इन द इंट्रा यूट्रीन लाइफ ऑफ फीमेल।
फीमेल जब बर्थ होती है एट द फीमेल, उसके अंदर प्राइमरी oocytes प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, oogonia डिवाइड हो चुके होते हैं और प्राइमरी oocytes प्रेजेंट होते हैं, और प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होते हैं और प्राइमरी oocyte एंटर करते हैं इन द मियोसिस 1, और मियोसिस 1 के ऊपर वो प्रोफेज 1 के ऊपर आकर स्टक हो जाते हैं, यानी प्रोफेज से वो आगे नहीं जाते। बर्थ से लेकर वो प्यूबर्टी तक प्रोफेज 1 पर रहते हैं, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं तब इन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल 10 to 20 जो फॉलिकल 10 to 20 ये जो प्राइमरी oocytes होते हैं वो मैच्योर होना शुरू होते हैं, और उनमें से एक फॉलिकल एक जो oocyte होता है उसके साथ एक oocyte रिलीज होता है और उनकी फ्यूजन हो जाती है। तो अगर हमें अभी हमने ये देख लिया कि प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 पर स्टक होते हैं बिफोर द बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक, और प्यूबर्टी पे क्या चेंजेस आती हैं कि ये जो मियोसिस अगेन स्टार्ट होता है वो भी हम ओवेरियन साइकिल के अंदर देखेंगे। तो oocyte जब ओवरीज के अंदर प्रेजेंट होता है तो ओवरीज, ये प्राइमरी oocyte है ब्लैक में हमारे पास, ठीक है, ये और इसके अराउंड कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। ग्रेनुलोसा सेल्स बेसिकली जो हमारे प्राइमरी oocytes हैं इनको सराउंड करते हैं और इनको सपोर्ट करते हैं, या माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट करते हैं इनटू द ओवरीज। और ये जो वन लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स और इसके अंदर हमारे पास प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स। प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स, ये जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स हैं ये फीमेल की बॉडी के अंदर बिफोर द बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक इसी फॉर्म के अंदर oocytes रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स। नाउ जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है अराउंड 8 to 13 एज के अंदर, जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना होता है, जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है फीमेल की बॉडी के अंदर, तो क्या होता है कि कुछ लोकल हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं इनटू द ओवरीज जिन्हें हम कहते हैं एंड्रोजेंस। ठीक, यहाँ पर कुछ लोकल हार्मोन्स प्रेजेंट होंगे अराउंड दिस प्रीमोर्डियल फॉलिकल जिन्हें हम कहते हैं एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस इन ग्रैनुलोसा सेल्स के ऊपर एक्ट करते हैं और इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, और पहले एक लेयर थी प्रीमोर्डियल फॉलिकल के ऊपर ग्रैनुलोसा सेल्स की, अब ग्रैनुलोसा सेल्स डिवाइड करके 2 लेयर्स की फॉर्म करवा लेते हैं अराउंड द प्राइमरी oocyte, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। पहले प्रीमोर्डियल फॉलिकल इज चेंजिंग इनटू द प्राइमरी फॉलिकल बाय द लोकल हार्मोन्स एंड्रोजेंस जो कि एक्ट कर रहे हैं ग्रैनुलोसा सेल्स पे ऊपर, और ग्रैनुलोसा सेल्स 2 लेयर की फॉर्म करवा रहे हैं, यानी कि प्राइमरी oocyte with 2 layer of granulosa cell is called primary follicle. प्राइमरी फॉलिकल। नाउ अच्छा, इसी टाइम के ऊपर ये हार्मोन्स की भी सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यूबर्टी के ऊपर। तो क्या होगा, जो FSH है वो FSH आकर एक्ट करेगा इनटू द ग्रैनुलोसा सेल्स के ऊपर और इस प्राइमरी oocyte के ऊपर, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आकर प्राइमरी फॉलिकल के ग्रैनुलोसा सेल्स और प्राइमरी oocyte दोनों के ऊपर एक्ट करेगा और एक सिक्रीशन स्टार्ट करवाएगा फ्रॉम द प्राइमरी oocyte और ग्रैनुलोसा सेल से, और एक ग्लाइकोप्रोटीन की वो सिक्रीशन होगी जिसे, और वो ग्लाइकोप्रोटीन की सिक्रीशन, ये ग्रीन कलर में ग्लाइकोप्रोटीन की सिक्रीशन सराउंड करेगी प्राइमरी oocyte को, और इस सिक्रीशन को हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। सो जोना पेलुसिडा इज नथिंग बट सिक्रीशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन from the primary oocyte and granulosa cells due to the stimulation of follicle stimulating hormone। ठीक, यहाँ से सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगी, और पहला काम तो FSH ने किया कि सिक्रीशन स्टार्ट की ग्लाइकोप्रोटीन की जिसे हम कह रहे हैं जोना पेलुसिडा, और दूसरा काम क्या करता है ये अगेन ग्रैनुलोसा सेल्स को स्टिमुलेट करता है डिवाइड करने के लिए, और ग्रैनुलोसा सेल 2 से 3 से 4 लेयर्स बन जाते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स की अराउंड द प्राइमरी oocyte और ग्रैनुलोसा सेल्स, और इनके बीच में एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर आ गई जिसे हम कह रहे हैं जोना पेलुसिडा। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, ये ग्रीन में हमारे पास जोना पेलुसिडा, इनसाइड हमारे पास प्राइमरी oocyte और आउटसाइड 3 से 4 लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स। जब अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर 3 से 4 लेयर ग्रैनुलोसा सेल्स की बन जाती हैं तो ओवरीज के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं थीका सेल्स। ये जो थीका सेल्स हैं ये ओवरीज के अंदर से आकर इस स्ट्रक्चर जो अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल को सराउंड कर लेते हैं। ये जो थीका सेल्स हैं ये ड्राइव होते हैं फ्रॉम द स्ट्रोमा ऑफ ओवरीज। ठीक है, ओवरीज से ये सेल लेकर ओवरीज वाले ये सेल सराउंड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सेल थीका सेल्स हैं जो कि अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल को सराउंड कर लेते हैं।
ठीक है, इस तरीके से इनको सराउंड कर लेते हैं ये सेल्स। अब थीका सेल जो सराउंड कर लेते हैं इस अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल को, इन थीका सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रिसेप्टर्स। यहाँ पे अगर मैं थीका सेल बनाऊं, ठीक है, ये एक थीका सेल है, इस थीका सेल के ऊपर प्रेजेंट है रिसेप्टर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी एफएसएच के साथ रिलीज हो रहा है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आकर इस रिसेप्टर के ऊपर आकर अटैच हो जाता है इन द अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब इन थीका सेल्स पर आकर अपने रिसेप्टर के पास अटैच हो जाता है तो थीका सेल्स क्या करते हैं, ये इन्वायरमेंट से फ्रॉम द ब्लड ये कोलेस्ट्रॉल को लेते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को लेकर ये उसको चेंज करवा देते हैं, ट्रांसफॉर्म करवाते हैं कोलेस्ट्रॉल को इनटू द एंड्रोजेंस, और ये सारा प्रोसेस हो रहा है इनटू द थीका सेल्स। ठीक है, अब थीका सेल्स के नीचे ग्रैनुलोसा सेल्स प्रेजेंट है। थीका सेल्स कोलेस्ट्रॉल को एंड्रोजेंस में कन्वर्ट करके एंड्रोजेंस को ग्रैनुलोसा सेल्स को दे देगा। थीका सेल्स का काम खत्म। नाउ ये हमारे पास ग्रैनुलोसा सेल्स हैं एंड्रोजेंस के बिलो, और थीका सेल्स के ऊपर प्रेजेंट है रिसेप्टर्स ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आकर इसके ऊपर एक्ट करेगा। ठीक है, एंड्रोजेंस आगे फ्रॉम द थीका सेल्स एंड्रोजेंस एंटर किया इनटू द ग्रैनुलोसा सेल्स। जो ग्रैनुलोसा सेल्स है ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन चेंज कर देंगे एंड्रोजेंस को, कन्वर्ट करेंगे एंड्रोजेंस को इनटू द एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, एंड्रोजेंस कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द एस्ट्रोजन। सो इस सारे प्रोसेस के अंदर इस अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल की जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं वो सिक्रीशन करवाना शुरू कर देंगे एस्ट्रोजन की। ठीक है, एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन ब्लड के अंदर रिलीज हो जाएगा। हमारे ब्लड का जो एस्ट्रोजन लेवल है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक, अच्छा, ये सब फॉर्मेशन हो रही है अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल। अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल से जो अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल उसके बाद चेंज हो जाता है इनटू द लेट सेकेंडरी फॉलिकल। लेट सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी ये सेम चेंजेस आएंगी। कोलेस्ट्रॉल चेंज होगा थीका सेल्स के अंदर, एंड्रोजेंस के अंदर, एंड्रोजेंस पास होंगे इनटू द ग्रैनुलोसा सेल्स, ग्रैनुलोसा सेल इन टर्न एंड्रोजेंस को कन्वर्ट करेंगे इनटू द एस्ट्रोजन ड्यू टू द एफएसएच, और थीका सेल्स के ऊपर स्टिमुलेट कर रहा है थीका सेल्स को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इस यहाँ पर भी हमारे पास एस्ट्रोजन की सिक्रीशन होगी बहुत सारी। ठीक है, एस्ट्रोजन। इसके अलावा लेट सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है कि एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आकर थीका सेल्स के ऊपर, ठीक है, थीका सेल्स ने इनको सराउंड किया हुआ है, थीका सेल्स के ऊपर और ग्रैनुलोसा सेल्स के ऊपर आकर एक्ट करता है और फॉलिकुलर फ्लूइड की सिक्रीशन करवाता है। फॉलिकुलर फ्लूइड इज नथिंग बट सिक्रीशन ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड की सिक्रीशन होती है जिसे हम कहते हैं फॉलिकुलर फ्लूइड, और फॉलिकुलर फ्लूइड की सिक्रीशन कौन करवा रहे हैं, थीका सेल्स और ग्रैनुलोसा सेल्स। जब ये सिक्रीशन करवाते हैं तो क्या होता है कि इन सेल्स के बीच में इन बिटवीन सिक्रीशन हो रही है तो इन सेल्स के बीच में छोटी छोटी पॉकेट्स बन जाती हैं फ्लूइड, फॉलिकुलर फ्लूइड की। ठीक है, इस तरीके से पॉकेट्स बनना शुरू होती हैं, फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है, और इस स्टेज को हम कहते हैं, इस फॉलिकल को हम कहते हैं, छोटी छोटी पॉकेट्स बन चुकी हैं, इस फॉलिकल को हम कहते हैं लेट सेकेंडरी फॉलिकल। नाउ सिक्रीशन इंक्रीज होती रहती है जब, तो क्या होता है कि ये जो छोटी छोटी कैविटीज़ हैं, पॉकेट्स हैं फॉलिकुलर फ्लूइड की, ये आकर फ्यूज़ होना शुरू हो जाती हैं आपस में, और एक बड़ी सी कैविटी बन जाती है फॉलिकुलर फ्लूइड की जिसे हम कहते हैं एंट्रम। तो एंट्रम की फॉर्मेशन हो जाती है आफ्टर द लेट सेकेंडरी फॉलिकल। क्या हो रहा है, एंट्रम की फॉर्मेशन, एक कैविटी बन गई। ठीक है, अच्छा, ये जो एंट्रम की अच्छा, हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं फॉलिकुलर फेस को। तो फॉलिकुलर फेस का ड्यूरेशन होता है अबाउट 1 to 14 डेज, 1 to 14 डेज। तो ये जो एंट्रम की फॉर्मेशन है ये अबाउट 13 डे के ऊपर हो रही है, यानी एंड हो रहा है जब फॉलिकुलर फेस का, तो 13 डे के ऊपर क्या हो रहा है कि एंट्रम की फॉर्मेशन हो जाती है, और ये जो इसके अंदर इन सारे स्ट्रक्चर के अंदर प्राइमरी oocyte प्रेजेंट था। तो 14 डे में फॉलिकुलर फेस ने खत्म होना है, लेकिन 13 डे के ऊपर क्या होता है कि जो अभी हमने क्या देखा था कि जो प्राइमरी oocyte है वो स्टक है एट द प्रोफेज 1, लेकिन 13th डे ऑफ फॉलिकुलर फेस पे क्या होता है कि प्रोफेज 1 दोबारा से स्टार्ट हो जाता है,
ये ग्रैनुलोसा सेल्स पहले इनहिबिट कर रहे थे, प्रोफेज 1 पे रखते थे प्राइमरी oocyte को, लेकिन अब जैसे ही फॉलिकुलर फेज खत्म होने वाला है, दोबारा से प्रोफेज 1 में मियोसिस 1 एक्टिव हो जाएगा, प्राइमरी oocyte एक्टिव होकर मियोसिस 1 को कंप्लीट करेंगे और सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन कराएंगे। सेकेंडरी oocyte इन टर्न मियोसिस 2 में एंटर करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास प्रेजेंट है प्राइमरी oocyte, यहाँ पर मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुका है और सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है। सेकेंडरी oocyte इन टर्न इंटर करता है इनटू द मियोसिस 2 और मियोसिस 2 में ये वाला सेकेंडरी oocyte स्टक है, स्टॉप हुआ हुआ है एट द मेटाफेज 2। पहले प्राइमरी oocyte स्टक था एट द प्रोफेज 1, नाउ सेकेंडरी oocyte इज स्टक एट मेटाफेज 2। और ये मेटाफेज 2 पर जब तक स्टक रहेगा जब तक आकर स्पर्म इस सेकेंडरी oocyte के साथ फ्यूज नहीं करता, फर्टिलाइजेशन नहीं होती। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को एंट्रम की फॉर्मेशन, प्राइमरी oocyte चेंज हो गया इनटू द सेकेंडरी oocyte और स्टक एट द मेटाफेज 2। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल। तो फ्रॉम फर्स्ट डे से लेके 14th डे तक यहाँ तक हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल तक ये फेज, इस फेज को हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज के बाद हमारे पास ओव्यूलेटरी फेज या ओव्यूलेशन आ जाती है। ओव्यूलेटरी फेज की ड्यूरेशन बहुत कम ही है, 13th और 14th डे के ऊपर ओव्यूलेशन डे कंप्लीट हो जाते हैं। फॉलिकुलर फेज 13 या 14 डे पे फॉलिकुलर फेज खत्म हो जाता है, तो 14th या 15th डे इसके अराउंड पे हमारे पास ओव्यूलेशन हो जाती है। तो ओव्यूलेशन 14 और 15th डे, 14 या 15 डे के ऊपर ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहले 14 दिन फॉलिकुलर फेज चला, उसके बाद 14th डे सेम डे या 15th डे के ऊपर ओव्यूलेशन हो जाएगी। ओव्यूलेशन में क्या होगा, ओव्यूलेशन को समझने से पहले हमें दोबारा फॉलिकुलर फेज में आना पड़ेगा, एक फॉलिकुलर फेज में, क्योंकि अगर हम अभी हमने देखा कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करवा रहे थे FSH और LH, FSH और LH ग्रैनुलोसा सेल्स के ऊपर और थीका सेल्स के ऊपर एक्ट करके फॉर्मेशन करवा रहे थे ईस्ट्रोजन हार्मोन की। ठीक है, ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अराउंड डे 7 और 8 ऑफ फॉलिकुलर फेज, ठीक है, फॉलिकुलर फेज 14 डे का है, तो उसके डे अगर मिड फॉलिकुलर फेज को हम देखें अराउंड डे 7 या 8, इसमें क्या होगा कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन इंक्रीज हो रही है, उन्होंने एस्ट्रोजन की सिक्रीशन को बढ़ा दिया है। तो एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन दोबारा से जाता है ब्लड के जरिए टू द हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और इन्हें एस्ट्रोजन जाकर नेगेटिव फीडबैक देता है इन मिड फॉलिकुलर फेज अराउंड डे 7 और 8। एस्ट्रोजन जब इनको नेगेटिव फीडबैक देता है तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाती है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाती है। तो इन टर्न एस्ट्रोजन की सिक्रीशन भी कम हो जाएगी, तो एस्ट्रोजन की सिक्रीशन भी कम होना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही हम 13th या 14th डे के ऊपर पहुंचते हैं फॉलिकुलर फेज के, एस्ट्रोजन की सिक्रीशन भी कम हो गई, तो नेगेटिव फीडबैक भी कम हो गया। अगेन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रीशन अगेन इंक्रीज हो जाती है और अगेन से हमारे पास एस्ट्रोजन की फॉर्मेशन बढ़ जाती है। अब दोबारा जब एस्ट्रोजन राइज करता है इनटू द ब्लड, ठीक है, फॉलिकुलर फेज के एंड के ऊपर, तो क्या होता है कि इस टाइम एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, अब पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, मिड फॉलिकुलर फेज में नेगेटिव फीडबैक, बट एट द एंड ऑफ द फॉलिकुलर फेज एस्ट्रोजन हमें दे रहा है पॉजिटिव फीडबैक। अब पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये है कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रीशन भी बढ़ जाएगी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन भी बढ़ जाएगी और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन भी बढ़ जाएगी। तो अराउंड डे और 13 और 14 हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, ग्राफियन फॉलिकल डिटेक्ट करता है कि दोबारा से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन इंक्रीज हो गई है बहुत ज़्यादा। तो क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की जो ग्राफियन फॉलिकल की जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, ये रिलीज करवाते हैं एक हार्मोन ग्रैनुलोसा सेल्स, जब डिटेक्ट करता है ग्राफियन फॉलिकल के सिक्रीशन ऑफ FSH एंड LH आर इंक्रीजिंग, ये ग्रैनुलोसा सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल रिलीज कराते हैं एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं इनहिबिन। ठीक है, इनहिबिन जाकर इन टर्न एक्ट करता है ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट कराता है सिक्रीशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन
LH की सिक्रीशन भले होती रहे लेकिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की इनहिबिन हार्मोन सिक्रीशन को खत्म करवा देता है, इनहिबिट करवा देता है। तो अब हमारे पास क्या है, सिर्फ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन हो रही है और एक मैसिव अमाउंट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन हो रही है, क्योंकि एस्ट्रोजन भी जाकर पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं LH सर्ज। ठीक है, आपने बुक में पढ़ा होगा कि बाय LH सर्ज कॉज करवाते हैं ओव्यूलेशन को। तो इस वजह ये LH सर्ज है कि ओव्यूलेशन जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई और FSH की सिक्रीशन इनहिबिट हो गई, तो सिर्फ LH इंक्रीज हो रहा है। तो LH क्या करता है ओव्यूलेशन फेज के अंदर, LH आता है अराउंड दिस ग्राफियन फॉलिकल। कुछ यहाँ पर कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं एंड्रम के अराउंड। ठीक है, फॉर सपोज ये कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज की वॉल की जो परमिएबिलिटी है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज करा देता है। तो फ्लूइड है वो फ्रॉम द कैपिलरीज इंटर करना शुरू हो जाता है इनटू द एंट्रम। एंट्रम में पहले ही फॉलिकुलर फ्लूइड प्रेजेंट है, ब्लड से भी अगर फ्लूइड आना शुरू हो जाएगा तो एक प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा इनटू द ग्राफियन फॉलिकल। सेकंड काम क्या कराता है LH, LH एक्टिवेट कराता है कुछ प्रोटीएस एंजाइम को। ठीक है, प्रोटीएस एंजाइम्स, प्रोटीएस एंजाइम क्या करते हैं, जाकर जो ग्रैनुलोसस सेल्स हैं जिन्होंने इसको पकड़ा हुआ है, सराउंड किया हुआ है सेकेंडरी oocyte को, उनको जाकर ये डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाते हैं प्रोटीएस एंजाइम। ठीक है, लेकिन जो ग्रैनुलोसा सेल्स की इनर मोस्ट लेयर है अराउंड द सेकेंडरी oocyte, इसे रिमूव नहीं कराते। इस लेयर को हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, इस लेयर को हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स अराउंड द सेकेंडरी oocyte इस कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। और प्रोटीएस एंजाइम इसको रिमूव नहीं कराते, बाकी लेयर्स को रिमूव कराना शुरू हो जाते हैं। जब ये रिमूव करा रहे होते हैं और यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होता है कि ओव्यूलेशन हो जाती है। ये जो सेकेंडरी oocyte है ये पॉप आउट बाहर आ जाता है फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। जब बाहर आएगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte के अराउंड प्रेजेंट है जोना पेलोसिडा ग्लाइकोमेट्रिक्स की एक लेयर, ग्लाइकोप्रोटीन की एक लेयर है जोना पेलोसिडा, और जोना पेलोसिडा के अराउंड एक लेयर है ग्रैनुलोसा सेल्स की जिसे हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। तो ओव्यूलेशन होने के बाद इस तरीके से सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होता है। अच्छा, जैसे ही ओव्यूलेशन होती है हमारी जो यूट्रस है, यूट्रस का आपने स्ट्रक्चर देखा हो तो दो फेलोपियन ट्यूब्स निकल रही होती हैं यूट्रस से टुवर्ड्स ओवरीज। जैसे ही ओवरीज से एक ओव्यूलेशन हो रही है, एग पॉप आउट होता है, तो इस तरीके से फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं। ये स्ट्रक्चर फिमरी होते हैं। ये फिमरी इस तरीके से जैसे पकड़ते हैं इसको सेकेंडरी oocyte को और फिलोपियन ट्यूब के अंदर सक कर लेते हैं, और यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो इसको आगे प्रोपेल करते हैं। अगर स्पर्म प्रेजेंट होंगे तो फिलोपियन ट्यूब के अंदर इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, और ये जो फर्टिलाइज्ड जो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है वो फिर ये यूट्रस में चला जाता है। नाउ ओव्यूलेशन के बाद तीसरा फेज है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज की ड्यूरेशन भी 14 या 15 डे से लेकर अराउंड 28 डेज, 28 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी इसकी ड्यूरेशन भी सिर्फ 14 डे है। ल्यूटियल फेज इज ऑलवेज ऑफ 14 डे। ठीक है, 14 डे फॉलिकुलर फेज आ गया, ये बीच में ये आ जाता है 14 या 15 डे के ऊपर, और 14 है तो एवरेज अबाउट ओवेरियन साइकिल की जो एवरेज लेंथ है वो अबाउट 28 डेज, और 28 डेज का यूट्रीन साइकिल होता है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की एवरेज लेंथ होती है 28 डेज। ठीक, तो उसके बाद हमारे पास ल्यूटियल फेज है। ल्यूटियल फेज के अंदर क्या होता है कि जो सेकेंडरी oocyte है वो तो पॉप आउट हो गया, लेकिन बाकी जो ग्रैनुलोसा सेल्स का स्ट्रक्चर है वो तो अभी भी प्रेजेंट है ओवरीज के अंदर। तो ये जो स्ट्रक्चर है क्या होता है कि जो ब्लड से कुछ लिपिड और फैट्स होते हैं वो आकर इसके अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं, और इसका जो कलर है ग्रैनुलोसा सेल्स का ये येलो हो जाता है। तो ल्यूटियम इज अनदर वर्ड फॉर द येलो कलर। तो कॉर्पस ल्यूटियम, इस स्ट्रक्चर में हम कहने लग जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। फॉर सपोज ये ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर आकर स्टक होना शुरू हो जाता है लिपिड्स और फैट, और इसका कलर होता है येलो। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अच्छा, इस टाइम पे हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की भी सिक्रीशन इंक्रीज हुई है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आकर सिक्रीशन इस पर आकर एक्ट करता है कॉर्पस ल्यूटियम पे, ग्रैनुलोसा सेल्स के ऊपर, और इनको स्टिमुलेट करता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो कॉर्पस ल्यूटियम ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है बाय द स्टिमुलेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये स्टार्ट करते हैं सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये अब अराउंड 10 to 12 डेज तक प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन करवाते रहते हैं। अगर
अगर फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म आकर फ्यूज़ होता है एग के साथ, तो ये कुछ दिन तक रहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम लाइबल रहते हैं। लेकिन उसके अगर फर्टिलाइजेशन फॉर सपोज नहीं हुई तो क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन कम हो जाती है। अच्छा, ये जितने भी हार्मोन्स हमें मिले हैं, एस्ट्रोजन हमारे पास फॉलिकुलर फेज के अंदर एस्ट्रोजन आ रहा है, ल्यूटियल फेज के अंदर हमें प्रोजेस्टेरॉन मिल रहा है, और पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस से ये FSH और LH रिलीज हो रहे हैं। तो ये सारे जो हार्मोन्स हैं ये एक्ट कर रहे हैं अगेन इन द यूट्रीन साइकिल के अंदर भी, ठीक है। यहाँ जो ओवेरियन साइकिल के हार्मोन भी जाकर एक्ट करते हैं इनटू द यूट्रीन साइकिल, इसीलिए मैंने कहा था कि ये दोनों इंटरकनेक्टेड और सिंक्रोनाइज्ड प्रोसेस हैं। तो ओवेरियन साइकिल के 3 ही फेज से फॉलिकुलर फेज में हमने देखा, फ्रॉम द प्रीमोर्डियल फॉलिकल टू द ग्राफियन फॉलिकल तक। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जैसे ही पॉप आउट होगा, ये ओवुलेटरी फेज होता है कि सेकेंडरी oocyte पॉप आउट हो रहा है फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, इसे हम ओवुलेशन कहते हैं, विच अकर अराउंड डे 14 और 15 ऑफ द ओवेरियन साइकिल। उसके बाद ल्यूटियल फेज 14th डे तक चलता है। ल्यूटियल फेज के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन है। कॉर्पस ल्यूटियम बाय द स्टिमुलेशन ऑफ LH सिक्रीशन करा रहा है ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओवेरियन साइकिल। और इसके अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूट्रीन साइकिल। तो ये इन दोनों को मिला के हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। थैंक यू।